कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि महिला विकास मंच ना लड़कियां सप्लाई करती थी इसलिए हम छोड़ दिए। और ये मैनिफेस्टो लॉलीपॉप वगैरह जो महिलाओं को आप दिखाते हैं वो नहीं दिखाइए। हर पार्टी अपने अपने पार्टी में कम से कम 25% सीट भी महिलाओं को दे चुनाव लड़ने के लिए। अगर तेजस्वी जी मेरी बात मान गए और ये काम वो कर दिए तो सही में महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ा कार्य करेंगे। ये जो आप 2,500 अभी एक घर में दाई भी काम करती है ना, वो 6,000-7,000 रुपये महीना लेती है। जब मैं पूछती थी भाई इतनी महिलाएं में कौन सी ऐसी महिला है जिसने ससुराल में मार ना खाया हो, तो पता चलता था कि अगर 200 की भीड़ है तो 2 महिला हाथ उठा रही है। फिर हम उनके पति को सम्मानित करते थे। और बच्चे जब पूछ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं बेटा स्कूल क्यों नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो वो माइंड सेट है। तो समझाना है ना कि उतना ग्राउंड लेवल पे शायद अपने आप को मैं पर्सनली भी नहीं जाके उस लेवल पे समझा पाती हूँ। उन्हें ये लगता है नहीं पढ़ लिख लेते ही तो सब बर्बाद हो जाते, ये हो जाती। स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी हम लोग उपस्थित हैं पटना में, और पटना में हम लोग अभी जुड़े हुए हैं महिला विकास मंच के बीना मानवी जी से। सीधे जुड़ते हैं इनसे, और अभी जो वर्तमान में पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार में, साथ में जो महिला विकास मंच को लेकर ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रहती है, उसके संदर्भ में बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसा चल रहा है मैम अभी आपका सामाजिक जीवन? सामाजिक जीवन तो देखिए, जो समाज में होते हैं तो उनका जीवन तो ऐसे ही अपना नहीं होता है, वो तो दूसरे के जीवन से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और उथल पुथल मेरे निजी जीवन में तो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि चैन से तो समाज ही नहीं जीने देता है। एक महिला जब काम करने बाहर निकलती है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खैर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने कार्य करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन महिला तो और है, लेकिन जिस तरह से आपका कार्यशैली है लोगों में काफ़ी पसंद किया जाता है, और बहुत ही बढ़ चढ़ के आप सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, तो इतना प्रेरणा और इतना ऊर्जा कहाँ से आता है? देखिए, प्रेरणा ऊर्जा तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड भी है मेरा, ये मैं कह सकती हूँ। और जब आप सच्चे होगे ना, जब आप लगोगे, आपके मन आत्मा सब आपका जब पवित्र होगा ना, तो शक्ति अपने आप आपके अंदर। अगर हम किसी के लिए छल कर रहे हैं या किसी का बुरा चाह रहे हैं तो वहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग, आज आप छल कर लीजिएगा, दूसरे दिन आपका अंतरात्मा आपको ही धिक्कारेगा, मुंह छुपाते फिरने पड़ते हैं। तो मैंने आज तक किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया अपने जाने में, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है इन सब चीज़ों से। और मैं ये कहती भी हूँ कि अगर 4 यार आज हो तो कल अगर किसी वास्ते अगर मन खट्टा हो तो किसी को भी किसी के लिए बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जीवन है, उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। तो मुझे शक्ति मेरे अंतरात्मा और मेरे मन से मिलती है कि मेरा अंतरात्मा बहुत पवित्र है, इसलिए मुझे उससे शक्ति मिलती है। बहुत सारे आपके साथ जुड़े भी कालांतर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हुए जो आपको छोड़ के भी चली गई। हाँ, तो इसको कैसे देखते हैं अब? इस उतार चढ़ाव का दौर रहता है, उसको कैसे परिभाषित कीजिएगा? क्या कारण रहा होगा जो लोग आपको छोड़ के चले गए, या क्या कारण है कि बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, ये तो कारवां है, जिनका गंतव्य स्थान आ जाता है वो चले जाते हैं, फिर नए पैसेंजर चढ़ते हैं, फिर अगले स्टेशन पर उतरेंगे। तो महिला विकास मंच एक ट्रेन है और मैं उस ट्रेन की इंजन हूँ। अब उस ट्रेन का क्या काम है कि जो भी सवारी आपके पास आते हैं या बैठते हैं, तो उन सवारियों को तकलीफ से दूर रखने का ये आपका काम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जब लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, ये उनका अपना है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा कि नहीं, अब मैं सशक्त हो गई, अब मैं अलग कार्य कर सकती हूँ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। दुख इस बात का सिर्फ होता है कि जब कोई 5 साल 6 साल 7 साल मेरे साथ रहते हैं, और 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल में हम उनके लिए खराब नहीं होते, लेकिन छोड़ के यहाँ से वहाँ गेट के बाहर गए नहीं कि मेरी बुराइयाँ चालू कर दें। यही इसी बात की जिक्र मैं करना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आपके सानिध्य में रह के 8 साल 10 साल काम करते हैं, और संस्था छोड़ने के बाद आपके खिलाफ अनगन बयान देते हैं, सोशल मीडिया पे तर्कहीन बात करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर छोड़ के गए हैं तो कहीं ना
ना कहीं मैं थी जो इन रिश्तों को चला रही थी। हो सकता है उनमें वो पेशेंस ना हो सकता है उनमें वो काबिलियत ना रही हो, इसलिए अदरवाइज मेरे को तो कोई गाली, इतने लोग मुझे दिन रात ट्रोल करते हैं या जो मुझे छोड़ के चले भी गए, तो मैं उनके लिए भी मैंने आज तक किसी मीडिया में कोई स्टेटमेंट बुरा नहीं दिया। अब मैं बुरी हूँ तो बुरी हूँ भाई, आप मेरे साथ 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 1 महीना रहोगे, मेरा सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। वीना मानवी महा बुरी लेडी है। 5 साल 10 साल में आपको नहीं पता चला कि मैं बुरी थी, 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि मैं खराब महिला हूँ। और जब खराब थे तो फिर आप, इसका मतलब आपका सोचने समझने की शक्ति आपकी ऐसे ही ख़त्म है वैसे लोगों की, तो वैसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और वो उनका अपना, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि महिला विकास मंच ना लड़कियाँ सप्लाई करती थी इसलिए हम छोड़ दिए। वो मोहतरमा को 10 साल बाद पता चला कि हम लड़कियाँ सप्लाई करते थे, 10 साल तक वो मेरे उस सप्लाई में पार्टनर बनी हुई थी। तो अब कोई इस नीचता पे उतर जाएगा तो इसका कोई चरम सीमा थोड़ी हो सकता है हमारे ही नमक में दोष हो सकता है मेरे ही हथेली पे नहीं लिखा हो इस तरह की चीज़ें कि मेरे साथ कोई अच्छा ईमानदारी से लोग रहें। और दूसरी बात, एक बहुत ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, हमें दुख है आज हम महिलाओं का जो शोषण होता है ना, इसके लिए हम खुद दोषी होते हैं। कोई पुरुष, इस धरती का कोई पुरुष मुझे आज तक परेशान नहीं किया होगा। मैं वही सभी महिलाओं को सिखाती हूँ कि भाई महिला ही महिला की दुश्मन मत बनो। अगर हम महिला ही एक दूसरे को नंगा करेंगे तो कल को तो समाज हम पे थू करेगा। आज आप मान लीजिए मैं एक महिला को बुरा कह रही हूँ अगर, तो वो समाज मुझे नाप रहा है ना, तौल रहा है ना कि अरे वीना मानवी भी वही निकली। तो आप अगर मेरी बुराई कर रहे हो बाहर जाके तो समाज आपको नाप रहा है। आप ये सब काम मत करो, क्योंकि समाज ये देख रहा है कि 10 साल आप साथ में रहे तो हम अच्छे थे, 10 साल बाद हम खराब हो गए, 2 साल बाद हम खराब हो गए, 5 साल बाद हम खराब हो गए। अच्छा, और सबको उसी पेज पे काम करना है बाहर जाके। जब यहाँ उस तरह के काम गलत होते थे तो आप भी तो उसी पेज पे काम कर रहे हो। अच्छी बात है ना, इससे तो मैं खुश हो रही हूँ कि आप कर रहे हो। तो आप देखिए ना, मान लीजिए कोई निकल के यहाँ से गई, उन्होंने भी इसी पेज पे काम शुरू किया, पेज पे काम शुरू हुआ, तो दुनिया तो ये देख रही है ना कि देखिए वीना मानवी ने कितने लोगों को सशक्त बना दिया। आप भले मेरे लिए बुराई कर लीजिए, लेकिन आज के डेट में जनता जागरूक है, उसे सही गलत सब समझ में आता है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। इतनी बुराइयां अभी मेरे लिए की गई, इतनी ट्रोलिंग मेरे लिए की गई, उससे क्या घंटा फर्क पड़ा हमको? अभी भी गए आपके डेहरी में तो चांदी का तलवार और शरोपा दे के हमको सम्मानित कर रहा है लोग, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दिखता है लोगों में आपका एक अलग क्रेज है, काफ़ी मान सम्मान और प्यार आपको मिलता है जहाँ भी जाते हैं। इसका तो हम भी ऋणी हैं, आपको देखे हैं क्षेत्र में काम करते हैं। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया ना। जब मुझे अगर बुरा ही करना होगा तो भाई बहुत बुरा करने के रास्ते, बुराई करके कमाना है तो बहुत कुछ करके कमा सकते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ये बिल्कुल नहीं, समाज में अगर आप निकले हैं तो कहीं ना कहीं छींटे तो पड़ेंगे। अब हम कीचड़ साफ करने निकले हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पे गंगा जल बरसेगा? कीचड़े ना पड़ेगा आप पे। तो वही है, तो समाज की गंदगी साफ करने मैं चली हूँ तो गंदगी तो लगेगी शरीर में। इसलिए अभी हाल ही के दिनों में आप काफ़ी सक्रिय हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी है, पैड वगैरह, सैनिटरी वगैरह, और भी जो है दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न क्षेत्रों में इस कड़ाके की जो गर्मी है उसमें जाके कर रहे हैं। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रह रहा है? देखिए, 15 दिन का हमारा रथ यात्रा था। उस 15 दिन में हमने लगभग ओवरऑल लगता है 35 से 36 कैंप हम लोगों ने किए पूरे बिहार में, अलग अलग सीतामढ़ी से लेके इधर डेहरी तक। 36 कैंप में लगभग 12 से 13 हज़ार महिलाओं का हम लोगों का वो हुआ, लगभग 10,000 एवरेज लीजिए। 10,000 महिलाओं के इंटरेक्शन में 3 चीज़ को लेके हम चल रहे थे। एक कैंसर अवेयरनेस सवेरा हॉस्पिटल द्वारा, दूसरा घरेलू उपचार डॉक्टर उपासना वोहरा द्वारा, और तीसरा हमारे कैंप में था महिला सशक्तिकरण, जो कि मैं देख रही थी। तो महिला सशक्तिकरण में हमने ये पाया कि 10,000 महिलाओं में 10 या 12 या 100 कह लीजिए, 10,000 महिलाओं में 100 महिला हमें ऐसे मिली जो अपने ससुराल में सुखी है। ठीक है,
9,900 महिलाएं अपने ससुराल में दुखी हैं। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं दुखी, मैंने डेटा लाया है। मैं सरकार का ये मुद्दा है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुद्दा नहीं है। घर घर में महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहीं महिलाएं गाली खा रही हैं, कहीं दहेज प्रताड़ना, कहीं मार दिया गया, कहीं पति मार रहा है, काट दिया। तो ये पुरुष प्रधान देश जो है, मैं उन तमाम भाइयों से भी कहना चाहूँगी, मैं जहाँ जहाँ कैंप की, जब मैं पूछती थी भाई इतनी महिलाएं में कौन सी ऐसी महिला है जिसने ससुराल में मार ना खाया हो, तो पता चलता था कि अगर 200 की भीड़ है तो 2 महिला हाथ उठा रही है, फिर हम उनके पति को सम्मानित करते थे। तो ये तो गलत बात है कि नहीं है? ये बताइए। सीधे तौर पर सरकार का जो इनिशिएटिव है महिलाओं को प्रमोट करने का, उसको आप नकार रहे हैं। अच्छा, सरकार का इनिशिएटिव क्या है कि ससुराल में घर घर में घुस के लोगों को सशक्त करेगा? हाँ, रोजगार विंग में इनिशिएटिव सरकार दिखाएगी ना। अब आपकी शादी हो गई, आप अपने पत्नी को घर में मार रहे हैं, छोटी छोटी बात के लिए पीट रहे हैं, इसमें सरकार और नीतीश जी क्या करेंगे ये बताइए? तो मानसिकता पुरुषों की बदलने की जरूरत है ना। उनका कहना है कि घरेलू जो हिंसा है उसको रोकने में मेरी सरकार जो है काफ़ी कारगर साबित हुई है। सुशासन की व्यवस्था हम लॉ एंड ऑर्डर में भी लेके आए हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको भी हम बहुत हद तक कंट्रोल मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं अभी जस्ट 15 दिन में मैं कह रही हूँ ना, 10,000 महिलाओं में 100 महिला मुझे मिली जो अपने ससुराल में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार नहीं है। बाकी 9,900 महिलाएं शिकार है। मैंने तो सर्वे किया है ना, मेरे पास डेटा है उन महिलाओं का। क्या लगता है आपको कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण है आर्थिक तंगी। ये मान लीजिए, आज अगर बेरोजगारी है, एक संपन्न परिवार है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी अगर 500 रुपया मांग रही है, पति तुरंत हाँ लो 500 लो निकाल के दे दिए, तो वैसी पत्नी को जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, वो क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। अब पत्नी की अगर ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कहती कि सब पत्नी अच्छी ही होती है, कुछ बदमाश भी होती है घर में। ऐसा बदमाश होती है कि पति का जीना हराम कर देती है। लेकिन जो गाँव के तबके की, उन्हें तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्हें यही नहीं पता है कि हमारी प्रताड़नाएं का वजह क्या है। उनको वजह ही नहीं पता है। वो उस चीज़ों में ढल चुकी हैं, वो महिलाएं, गांव की वीकर सेक्शन वुमेन, वो इस चीज़ों में ढल चुकी हैं कि अच्छा यही मेरा जीवन है, हमको ऐसे ही जीना है और हमको रोज़ रात को 2 थप्पड़ 2 लात मार खाना है, सुबह फिर खाना बना के देना है। तो वो उनको इन बातों से नाराज़गी नहीं है। इसके साथ हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे, शायद इसका वजह शिक्षा की कमी भी हो सकती है, जिसके आधार पर महिलाओं को अपना अधिकार पता नहीं रहता है और आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं रहती। शिक्षा और बेरोजगारी, ये 2 चीज़ है। अभी मैं एक स्लम एरिया में गई थी, आप सोचिए बाहर के डॉक्टर्स आए हुए हैं, और अभी मैं बिहिया के स्लम एरिया में गई थी, महादलित एरिया वार्ड नंबर 8 में गई थी। तो वहाँ जैसे ही हम घुसे, वहाँ के जो ये थे क्या बोलते हैं जिला पार्षद, उन्होंने सचिन ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हमारा कैंप। और चूंकि वो महादलित क्षेत्र में थे, तो महादलित का लीडर का तो हमारा क्षेत्र में कैंप कैसे करवे, लो गोली चल गई। अब गोली चल गई, बाहर के डॉक्टर आए, वो डर के मारे अपने वैनिटी में बैठ गए, हम भी बैठ गए, गोलियां चलने। वहाँ आज भी उस महादलित एरिया में चले जाइए, मैं उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से सवाल पूछूंगी ना कि आपके क्षेत्र का कम से कम हजारों बच्चा अभी तक स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो ये देखना आपका काम है ना। और बच्चे जब पूछ रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं बेटा स्कूल क्यों नहीं पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो वो माइंड सेट है। क्राइम कहाँ डेवलप होता है? क्राइम ऐसी जगहों से डेवलप होता है। तो इन चीज़ों को तो कहीं ना कहीं पाला पोसा भी जा रहा है, इसमें तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो अभी बिहार गवर्नमेंट में सुशासन नहीं है? सुशासन है, बिहार गवर्नमेंट चाहती है कि चीज़ें अच्छी हों। अभी महिला संवाद में देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ महिला संवाद पे निकल रही है, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, महिलाओं को सम्मान के लेकर तरह तरह की योजनाएं जो धरातल में नहीं उतरी। नहीं, कोशिश है, करते भी हैं। लेकिन अब एक बात बताइए, मैं अगर एक क्षेत्र की विधायक हूँ, ठीक है, सुशासन अगर है तो मैं विधायक हूँ, तो मेरा जनप्रतिनिधि मेरे क्षेत्र का दोषी तो मैं हो गई ना। मेरे क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसका दोषी तो उस क्षेत्र का विधायक हो गया, जनप्रतिनिधि हो गया, वहाँ के जो आपके इंचार्ज हैं वो हो गए। उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार घर घर जाके दिया थोड़ी जलाएगी, सरकार तो रास्ता देगी। चलना ना चलना, चलवाना काम है विधायकों का। नहीं चल रहे हैं तो जबरदस्ती रास्ता दिखाइए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, घर घर से महिलाओं को निकालिए बाहर। नहीं है तो आपकी जीविका दीदी लोगों के थ्रू निकालिए, आपके पास तो सिस्टम है ना। तो बस
थोड़ा सा लापरवाही है और कोई बात नहीं। आपका क्या सिस्टम है? आपका महिला विकास मोर्चा जो है किस प्रोसीजर्स और किस टेक्निक से काम करती है? देखिए, हम कोई ये सरकार हमें फंड तो देती नहीं है, ये शौकियाना हमारा पैसा जो बिजनेसमैन लोग हैं वो हमें देते हैं, उससे हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। अभी जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ तो सवेरा हॉस्पिटल का कैंप पूरा चला, घर घर जाके कैंसर का जांच हमें कराना है, तो डेफिनेटली इस गाड़ी सुविधा हमें सवेरा हॉस्पिटल ने दी। हमें समाज सेवा करना, हम अपने शरीर को मुफ्त में खटा दिए, गाड़ी मिल गई चले गए। तो इसी तरह लोग हमें मदद करते हैं और उसी से हम लोग का संगठन चलता है। और किस किस क्षेत्र में अभी आप काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत हितकर है? डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, उसके बाद आपका वीकर सेक्शन के लिए रोजगार हो गया। बड़ी पापड़ तिलौड़ी अगर वो लोग बना के हमें पटना में सप्लाई दें तो हम यहाँ पे 40 रुपये पैकेट भी बेचे तो हर घर में महिलाएं 100 रुपये रोज कमाएं, तो ये भी मैंने अनाउंस किया है। और प्लस ये आपका अभी घर घर में मई से एक एक घर में कैंसर का जाँच होगा और कैंसर मुक्त बिहार बनाने का अभियान महिला विकास मंच द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें सवेरा हॉस्पिटल के नेतृत्व में और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ग्रैंड डॉटर है गीता पटेल, उनके नेतृत्व में ये कार्य बिहार में किया जाएगा। तो ये एनजीओज हैं, ये सेगमेंट्स हैं, ये दे आर सोशल वर्कर। हम लोग सरकार को मदद करते हैं इनडायरेक्ट वे में, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अभी अगर मैं सरकार होती तो आप ये बताइए, एसिड अटैक हो गया, एसिड अटैक हुआ ना, क्या नियम है, लॉ क्या है कि आपके क्षेत्र में अगर एसिड बिकते हुए पाया गया तो उस क्षेत्र का थाना प्रभारी निलंबित कर दिया जाए। तो ये एसिड आ कहाँ से रहा है? जो अटैक, एसिड पे तो कब से बंदी हो गई, ये क्राइम में माना गया कि भाई एसिड जो है कोई भी बेचते हुए पाया गया तो अपराध श्रेणी में काउंट होगा। इंडस्ट्रियल पर्पस में तो यूज होता है एसिड का, जिसके कारण मार्केट में उसका रहना जरूरी भी है। मार्केट में रहना जरूरी है तो वो तो ऐसे कोई भी किराना दुकान से थोड़ी खरीद सकता है, तो बिल्कुल, तो वो किराना दुकान से में अवेलेबल है एसिड अभी, तो क्यों नहीं एक चीज़ पे भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं क्या हम लोग? ये बताइए ना, लापरवाहियाँ कम नहीं है, तो एक भी स्ट्रिक्ट रहेगा तो सब चीज़ सिस्टम ठीक होगा। थोड़ा कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर वीक है हमारा, एक सेगमेंट अच्छा होता है, कहीं बेईमानी पे रहता है, कहीं ईमानदारी पे रहता है, उसी में। हालांकि अभी जो डीजीपी है हमारे विनय कुमार, उनके आने से हड़कंप तो मचा है और उनका जो ईमानदारी पूर्वक वो कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर टाइट हुआ भी है, अभी देख लीजिए। लेकिन फिर भी दिन दहाड़े गोलियां चल जाती है, डॉक्टर को मार दिया जाता है। पटना में ही अभी हाल ही में सुने होंगे कि जो है डॉक्टर को गोली मार दिया गया। हाँ, तो ये सब चीज़ें देखिए, यही तो लॉ एंड ऑर्डर वीक पड़ जाता है ना। देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, अचानक एक व्यक्ति आता है और मेरे पे गोली चला देता है, तो आखिर प्रशासन कितने हद तक चीज़ों को पकड़ पाएगी? आप अभी आए हैं, आप अपने घर घर जाके प्रशासन नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन वो मंसूबा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसमें जो मनोबल आता है उसको कुचलने की बात है। तो जहाँ पे आप चले जाइए, पटना छोड़ दीजिए, पटना में ये सब चीज़ नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन आप रूरल एरिया में चले जाइए, वहाँ तो अपराधियों को शरण भी दे दिया जाता है, अपराधी लोगों को साथ भी दिया जाता है। ये तो आंखों से हमने कई केसेस में दिए। वही तो मैं बोली, 20% भ्रष्टाचारिता में लिप्त लॉ एंड ऑर्डर के कारण 80% ईमानदार लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। मैम, तो आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत से केसेस आते हैं। इससे पहले हम आपके ऑफिस में आए थे, वहाँ राजस्थान की एक महिला आई हुई थी जो अभी काफ़ी यूट्यूब में जो है ट्रेंड कर रही है उसकी समस्या को लेकर। तो उनके फौजी पति जो थे उनको छोड़ दिए थे, तो कहाँ तक मामला क्या उसमें चल रहा है अभी? उसमें मामला ये चल रहा है कि जब मामला यूट्यूब पे आया और मीडिया कर्मियों भाइयों द्वारा पूरा हाईलाइट हुआ मामला, तो वहाँ से एक लेटर आया डिपार्टमेंट से कि आप आइए, हम आपके पति से मिलवा के काउंसलिंग करा देते हैं। तो जिस व्यक्ति से मिलने के लिए हम इतने महीनों से परेशान थे, तो अब है कि डिपार्टमेंट काउंसलिंग के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो पूनम का कहना है कि मैडम हम आपके साथ जाएंगे। तो मैं अभी व्यस्त चल रही थी, और ना सिर्फ ये, राजस्थान सरकार, उस पर राजस्थान सरकार के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वहाँ के, कांग्रेस के भी लोग, राजस्थान के जितने लीडर्स हैं, सबका फ़ोन मेरे पास आया कि मैडम आप बताइए कि आपको जो मदद करनी है
एमएलए हमको उस लड़की के ससुराल तक पहुंचाइए। तो अब वो पूरा सिस्टम जग गया है राजस्थान का, और वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है और उसके ससुराल में बैठ के काउंसलिंग की बात चल रही है। तो अब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाके इस केस को क्लोज करूँगी। लग रहा है आपको कि इस केस पर आप इंसाफ दिला पाएंगे? डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ, 100%। एक केस में लगभग 1 से 1.5 महीना समय हम लोग का लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन क्लोजिंग तो होती है केस की। ओपनिंग अगर हुई है तो क्लोजिंग भी होगी। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास 10 केस आते हैं तो 10 का सॉल्यूशन हम कर पाते हैं, लेकिन हाँ 10 आते हैं तो रेशियो जो महिला विकास मंच का है 6 या 7, 2-3 केसेस 10 में ऐसे होते हैं जिसका कोई निवारण नहीं होता। आप समझ ही सकते हैं किस टाइप के वो केसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वैसे में दिमाग लगाना भी बेकार होता है। तो ये सब चीज़ वो आजकल ये उसका पत्नी उसके साथ भाग गई, उसका उस टाइप के केस में हम इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जहाँ जेन्युइन मैटर है उसको हम देखते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। अब इसके इतर अभी बिहार के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, चुनाव विधानसभा के काफ़ी नज़दीक हैं, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस चुनाव की प्रक्रिया को? देखिए, चुनावी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेरा सरोकार नहीं रहता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर चाहेंगे कि जनता जागरूक हो चुकी है, सही और गलत का चुनाव कीजिए। और बाकी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, पूरा साल में तो नज़र आते ही है ना वो लोग एक बार हम लोग तो साल में 12 महीने नज़र आते हैं, वो लोग कम से कम चुनाव के समय तो सब नज़र आते हैं। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हाँ, महिला विकास मंच इस चुनावी दौर में एक अपील ज़रूर करेगी कि पार्टी चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन आपने जो वादा किया है हर वक्त जो मैनिफेस्टो निकालते हैं, हाँ मैनिफेस्टो में आपका लिखा रहता है 33% महिलाओं को, तो 35% महिलाओं को, तो हर पार्टी से हम अपील करेंगे इस बार आप 33% दे, छोड़िए 3%, 20% भी महिलाओं को आप कम से कम आप दीजिए टिकट। और ये मैनिफेस्टो लॉलीपॉप वगैरह जो महिलाओं को आप दिखाते हैं वो नहीं दिखाइए। हर पार्टी अपने अपने पार्टी में कम से कम 25% सीट भी महिलाओं को दे चुनाव लड़ने के लिए, ताकि महिला भी आगे आ सके हमारे बिहार से। तो हमारा तो काम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना है, हम तो उठाएंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि मैं सरकार में आता हूं या हमारी पार्टी सरकार में आती है तो 250 रुपये का जो मानसिक भुगतान जो है किया जाएगा माई बहन योजना को लेकर। देखिए, हमसे अगर पूछिएगा तो पर्सनली ऐसी योजनाओं से मैं सहमत नहीं होती हूँ। इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि आप 2,500 अभी आज आप दे दीजिएगा, कल आपकी सरकार गई तो फिर भूखमरी। इससे ज़्यादा आप है 25,000 रुपये एक महिला को दीजिए, अंडा का दुकान खुला दीजिए, सब्जी का दुकान खुला दीजिए, ये करा दीजिए, रोजगार दीजिए ना। एक ही आप पूरे साल दीजिएगा ना 2.5, अब 5 साल में आपको और कितना देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 1 साल का लगभग 30,000 रुपये आता है आपका, आपके हिसाब से 2.5, आप 1 साल का। और अगर तेजस्वी जी मेरी बात मान गए और ये काम वो कर दिए तो सही में महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ा कार्य करेंगे। ये जो आप 2,500 अभी एक घर में दाई भी काम करती है ना, वो 6,000-7,000 रुपये महीना लेती है, 2,500 में क्या ही होगा। इसलिए बेटर है आप हर महिला को 30,000 रुपये दे दीजिए मत, तुरंत दीजिए, और तुरंत हम लोग जैसे लोगों का हेल्प भी ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो हम ही वैसी महिलाओं को लाके खड़ा कर देंगे गांव-गांव से। 30,000 रुपये साल का एक बार दे दीजिए, अंडा का दुकान खुलवा दीजिए, सब्जी खुलवा दीजिए, सिलाई सेंटर खुलवा दीजिए, वो 30,000 से वो पूरे जीवन खाएगी। और ये आप कह रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए आप उसको प्रोत्साहित कीजिए। हाँ, वो कीजिए आप, ये मत कीजिए, नहीं तो उन लोगों का हाथ ऐसा ही रह जाएगा कि हमें लेना है। आप महिलाओं को ऐसा बनाइए कि देना है, आप एक बार दे दीजिए और पूरे जीवन वो उससे कमा के खा सकती है। जो करने वाली महिलाएं होंगी वो खाएंगी, और जो नहीं करने वाली महिलाएं होंगी उनको तो देना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे 2,500 लेके, जब काम ही नहीं करना है तो। हाँ, वृद्धा लोगों को दीजिए, जो बुजुर्ग हैं उनको मिलना चाहिए, वो बेचारे काम नहीं कर सकते, वृद्धा हैं तो उनको तो भाई सहारा चाहिए, लेकिन जवानों को ना दिया जाए, नहीं तो ये एक तरह का भीख है और हमें मुफ्तखोरी की आदत हो जाएगी कि चलो आइए रहा है 2,500 में तो आटा दाल चावल चलिए जाएगा। तो अपंगो मत बनाइए। इस तरह का योजना झारखंड में बहुत प्रचलित है, चल रहा है, जिसके कारण हाँ, जो तो है बस बनाइए। जेएमएम की सरकार जो है बहुत तेजी से वहाँ आई। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से एक बताएं अपंगो हो जाएंगी महिलाएं, जो कुछ कर नहीं पाएंगी जीवन में। ये एक तरह का वो है, समझ जाइए कि जहर दिया जा रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विथ। हम कर्मठ महिलाएं हैं, हम महिलाओं को कर्मठ
होना सिखाते हैं, ना कि गरीब होना सिखाते हैं। इसका एक दूसरा रूप हो सकता है कि कहीं ये लोगों को बहला फुसला के वोट लेने का तो तरीका नहीं तो है। ये तो वोट बैंक की राजनीति है ही। माई बहन योजना तो इतने दिन से माई बहन नहीं नजर आ रही थी, अभी माई बहन नजर आ रही है, तो पहले भी दे देते। जब समाज सेवा ही करना है तो वक्त क्या, हम जब समाज सेवा करते हैं तो जात पात थोड़ी पूछते हैं कि तुम किस जात को, जो भी केस आता है हम देख लेते हैं। आपके जैसा कोई नेता दिन भर और रात भर क्षेत्र में रहे तो क्षेत्र का तो विकास ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि नेता जो है चुनाव के समय आते हैं। हाँ। बाकी 5 साल तो मस्त रहते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो यही तो नहीं करना चाहिए ना इन लोगों को। बहुत कम ऐसे नेता है, कुछ नेता हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ आरजेडी के भी वैसे नेता मेरी नज़र में है, कुछ जदयू के भी 1-2 हैं और भाजपा के भी, लेकिन 70%, 75%, 80 भी ले लीजिए, छोड़िए, 80% लोग जो है वो चुनाव के टाइम ही नजर आएंगे आपको। 20% अपना घूमते फिरते रहते हैं बीच बीच में। नीतीश कुमार जी का जो एनडीए समर्थित सरकार है उसका 20 साल अभी देखने को मिला, हालांकि थोड़ा उथल पुथल रहा, तो इसको कैसे देखते हैं? बिहार का विकास में इसकी क्या भूमिका अभी रही? नीतीश जी का देखिए, ये जो है अपना जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं एनडीए का सरकार है, ठीक है। आप नीतीश जी का सरकार नहीं बोल सकते, ये हम जिक्र किए एनडीए का जो गठबंधन है। एनडीए का गठबंधन है, और अभी आज के डेट में एक ही चीज़ से लोग डरता है, क्राइम से। अभी रेशियो थोड़ा कम है, जैसे ही कुछ होता है तो ज़्यादा क्राइम हो जाता है। और आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए ना, तेजस्वी बुरे नहीं हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके आसपास के जो लोग हैं ना वही उनको डैमेज करके बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों में क्या है, सरकार तो अच्छी चल ही रही है, जैसे तैसे अपना बिहार चल ही रहा है। सड़कों की बात कर लीजिए या बाकी चीज़ों की बात कर लीजिए, डेवलपमेंट। आज आप झारखंड चले जाइए, और पहले मैं शॉपिंग करना रहता था, कुछ करना रहता था, एक ज़माने में हम सीधे रांची चले जाते थे हम लोग, लेकिन अब जब रांची जाते हैं तो लगता नहीं अपना पटना ज़्यादा खूबसूरत है। तो खूबसूरती तो बढ़ी है, सड़कें गाँव गाँव में सड़कें चली गई, बिजली चली गई, पानी चली गई, तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट को आप इग्नोर नहीं ना कर सकते हैं। अब रह गई बात सशक्त करने की, अब महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी ही नहीं तो सशक्त कैसे होंगी? तो बस महिला के सेगमेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 2 सेक्शन पे बात करना चाहेंगे। एक, बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन की है, और दूसरी जो समस्या है अशिक्षा है, और खासकर महिला का उत्थान बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दायरा, भले सरकार 20 साल चली, विकास की उपलब्धियां बहुत देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? आपको एक बात पता है, ये जो जीविका दीदी है, जीविका दीदी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहार स्टेट का है, जीविका दीदी। और ये लाखों लाख जीविका दीदी के पीछे करोड़ों करोड़ रुपया हमारा जा रहा है, जीविका दीदी। तो ये कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल ही है, ये बिहार में ही है। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में बहुत दयनीय है। तो उसके लिए जनता खुद भी तो दोषी होती है ना। अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं ना, की करते ही पढ़ के ना, हाँ जताई उन्हें, मतलब मानसिकता देखिए, हमारा बिहार वो चैम्बर में बैठ के डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि घर घर में घुस के कैसे शिक्षा के लिए लोगों को निकाला जाए। आप तो काउंसलिंग करते होंगे इन सब मुद्दों पर, तो कैसा आपका अप्रोच रहता है, या कैसे आप उसको काउंसलिंग करते हैं कि वो जो शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो दे, रोजगार को ज़्यादा तवज्जो दे? एक कॉमन महिला जो चूल्हे चौकी में उलझी हुई है, वह कहीं स्वरोजगार से जुड़े। तो बस हम तो समझा ही सकते हैं ना, समझाते हैं। मान लीजिए 100 लोगों को अगर समझाएं तो 100 में 10 महिलाएं उठ के आती हैं कि हाँ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन 90 आज भी बैठी हुई हैं, क्योंकि वो इतने ग्राउंड लेवल पे जाके उनको समझाना है ना, कि उतना ग्राउंड लेवल पे शायद अपने आप को मैं पर्सनली भी नहीं जाके उस लेवल पे समझा पाती हूँ। उन्हें ये लगता है नहीं पढ़ लिख लेते ही तो सब बर्बाद हो जाते, ये हो जाती, तो ये सब चीज़ों में बड़ा टफ हो जाता है। अभी हम देख के आ रहे हैं ना 20 दिन में स्थिति, इसलिए बहुत दुख हुआ देख के कि कैसे इन लोगों को काउंसलिंग किया जाए। जब मुझ जैसी महिला काउंसलिंग में असफल हो गई, ऐसी महिलाओं को, तो सरकार से और जीविका दीदी लोगों से कहाँ ये सब होने वाला है, बहुत मुश्किल है। बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हुई है जन सुराज पार्टी के नाम से, इसको कैसे देखते हैं? क्या बदलाव की स्थिति है इसमें? क्या ही बोला जा सकता है, कुछ मतलब कभी कभी कंफ्यूजन लगता है। ऐसे तो प्रशांत किशोर जी का देखिए वो मास्टरमाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो अच्छी स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, लेकिन
अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत अब कितने उसमें सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़मीनी लेवल पे कितना कार्यरत है, कागज में काम करना अलग चीज़ होता है, सोशल इंजीनियरिंग अलग चीज़ होता है। वहीं पे सवाल। अभी देखिए, कोई अगर मुझसे बोलेगा कि चलिए ठीक है वीना जी को, तो समाज मुझे पहचान जाएगा, अरे हाँ ये वही है जो घर घर जाके प्रॉब्लम, हाँ बहुत काम की है। बट बिहार में लोग मेरे लिए बोलेंगे ये बात कि भाई बहुत मेहनती महिला है। हम लोग भी देखते हैं। लेकिन अब एक नया चेहरा अचानक से आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो लोग बोलेगा पता नहीं कौन है, अलई गली। एक आई थी हमारी, रातों रात पूरा होर्डिंग लगा था शहर में, तो रातों रात मुख्यमंत्री का चेहरा, तो फिर ये सब चीज़ें तो उड़ ही जाएंगी ना। ज़मीनी लेवल लोगों को लोग तो हमारा बिहार का राजनीतिक बिल्कुल ही ज़मीनी लेवल पे है और बड़ा मेहनत वाला बिहार का राजनीतिक। बिहार की राजनीति के दो आयाम बताए जाते हैं, एक तो जातीय समीकरण सबसे बड़ा यहाँ पे होता है। बिना तो काम नहीं चलेगा बिहार में, जाति से ऊपर उठना तो बड़ा मुश्किल है बिहार की राजनीति में। जाति समीकरण पे ही हमारा बिहार टिका हुआ है, पता नहीं कब तक टिकेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम आप कैंडिडेट को वोट दीजिए, कैंडिडेट देखिए कि हाँ ये जो झाड़ू है ये बंदा नया कुछ बदलाव लाएगा, लेकिन जैसे ही जाति समीकरण की बात आती है तो चीज़ें गड़बड़ा जाती है। और उसीलिए बिहार का विकास कहीं ना कहीं जहाँ पे एकदम 80% के स्पीड में होना चाहिए था वो सीधे 50 पे आ जाता है। पिछले चुनाव में पवन सिंह का जो चुनावी प्रचार अभियान था उसमें आपका समर्थन रहा था, तो अभी जो हाल ही में चुनाव आने वाला विधानसभा में उसमें आपकी भूमिका रहेगी? भूमिका ज़रूर रहेगी। जो भी हमारे नियर एंड डियर कैंडिडेट्स रहेंगे तो उनके लिए तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, और खासकर महिला, जहाँ पे भी महिला कैंडिडेट रहेगी वहाँ मैं ज़रूर जाऊंगी। आपकी मनसा चुनाव लड़ने की? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है अभी मेरा। पॉलिटिकल नहीं जाना है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं। मैं देख ली बिहार की राजनीतिक महिलाओं के लिए बहुत बेकार है, बहुत गंदी है, बहुत अजीब है। अभी देखिए वही स्टोरी आती है फ़ोन पे टिकट के लिए। दो तरह से आप बिहार की राजनीति को काउंट कर सकते हैं। महिलाओं को तवज्जो नहीं देते हैं, और दूसरी बात है कि महिलाओं की चाहे कितनी भी क्वालिटी कितना भी बढ़िया हो, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई इतनी टैलेंटेड महिला है। तो पुरुष जिस दिन एक्सेप्ट करने लगे कि महिलाएं भी अच्छा काम कर सकती हैं, उस दिन तो भाग्य उदय हो जाएगा बिहार का। लेकिन बिहार की राजनीति में हम जैसे लोग नहीं टिक पाएंगे, मुझे पता है नहीं टिक पाएंगे। मैं गई हूँ, करीब से देखी हूँ चीज़ों को, तो मुझे समझ में आया चापलूसी, पैसा, एक व्यक्ति ने बिना टिकट का, बिना पैसे का टिकट नहीं देना, 2 करोड़ तक 1 करोड़ तो कहाँ से लाएंगे भैया हम जैसे लोग इतना पैसा। इसी में अच्छे कैंडिडेट छट जाते हैं। चलिए, हमारे चैनल को इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वीना मानवी जी से हम लोग जुड़े हुए थे, हमारे सारे सवालों का बहुत बेखूबी से जवाब दिए, और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इंटरव्यू यदि पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।